Assalamu alaikum. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स सिरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। इस वक्त जो मुकाबला जारी है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, वहाँ पे कलंदर्स छाए हुए हैं। कल का मैच भी अगर हम देखें तो कलंदर्स ने जिस तरीके की बैटिंग की थी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और आज भी जिस अंदाज से वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने खासी हद तक इस मैच को ग्रिप कर लिया है। आज पहले बैटिंग की थी कलंदर्स ने टॉस जीतने के बाद, और मुसलसल दूसरी मरतबा 200 रन बोर्ड पर सजाए, यानी 200 प्लस का स्कोर दोनों मैचेस में कलंदर्स ने स्कोर किया। कल 241 रन स्कोर किए थे, आज 200 रन स्कोर किए। और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही फॉर्मिडेबल साइड है, लेकिन ठीक है उनकी बैटिंग वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। जिस तरीके के इस्लामाबाद यूनाइटेड आज उनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही है। 88 रन पर 7 विकेटें गंवा दी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ना आजम खान रहे हैं, ना कॉलिन मिनरो रहे हैं, कोई भी उनका बैट्समैन आज उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका कि जो उनसे एक्सपेक्टेशन पाई जाती थी, और ख़ासकर कलंदर्स की फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप के सामने आज नहीं रुक सके। आज जो कोई ख़ास चीज़ थी कि जिसको हम बार बार अपने शोज़ में डिस्कस करते हैं कि आपने अटैक करना होगा। अब सामने वाले जो मेन बॉलर्स हैं, अगर किसी भी टीम ने सरवाइव करना है तो जिस बॉलर के बारे में कहा जा रहा हो कि इसको देख के खेलना है, अगर आप उसके खिलाफ उसकी लाइन और लेंथ सेटल ना होने दें तो फिर मसाइल जो है वो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के लिए बनते हैं। और ये हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अबरार से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। अबरार जिस तरीके से अब तक इस इवेंट में गेंद करते आ रहे थे, अबरार को, लेकिन उन्होंने पहले ओवर से पहली गेंद पे चौका मारने के बाद अबरार को बैकफुट पे नहीं गए, और आज अबरार खास से एक्सपेंसिव रहे। अगर हम बात करें अबरार से जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, आज उन्होंने 50 रन दिए अपने 4 ओवर्स में 12.50 के इकॉनमी रेट से, वरना यही अबरार थे कि अब तक जो मैचेस खेले थे उसमें अनप्लेएबल बने हुए थे। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी बैटिंग टॉप से आउट कर दी थी। यही क्रिकेट है। कल भी आपको याद होगा कि राशिद खान जो इस वक्त दुनिया के चैंपियन स्पिनर करार दिए जाते हैं, उन्होंने 49 रन दिए थे। तो रोज एक जैसा दिन नहीं होता, और अबरार को इस चीज से लर्न करना चाहिए कि जब सामने आपके अटैक होगा तो फिर आपको किस तरीके से बचना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। पहले ओवर में जब अबरार के 13 रन बने थे तो उसके बाद से जो उनका प्लान दिखाई दे रहा था फखर जमान का और उनके साथी ओपनर का मिर्जा बेग का, वो वाजे हो गया था। पहले ही ओवर में एक चौका पहले फखर ने लगाया, फिर छक्का लगाया मिर्जा बेग ने। देन अब्दुल्ला शफीक की सूरत में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट बैट्समैन मिल गया कलंदर्स को। हम कलंदर्स की बैटिंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कलंदर्स की को एक अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की स्टेबिलिटी दी, और ख़ासकर वो जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, यानी इवन के हम सब यहाँ पे बात करते थे कि अब्दुल्ला शफीक इज़ अ बेटर चॉइस फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड इवन इन ODI क्रिकेट। लेकिन T20 क्रिकेट के शायद वो ब्रांड नहीं है, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट के साथ आज भी उनके 45 रन 24 गेंदों पे 2 छक्के 4 चौके और 187.50 के स्ट्राइक रेट्स हैं, वो बहुत ही क्रूशल थे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। फिर आने वाले बैट्समैनों में इस वक्त कलंदर्स की एक खास चीज़ दिखाई दे रही है, और वो उनका एग्रेशन है। चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो या बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, वो शुरू से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाली टीम पे, जो मेरे ख्याल है इस वक्त उनकी हिकमत अमली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साउंड दिखाई दे रही है। क्योंकि कल जब मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई थी, वो 101 रन पे आउट हो गए थे, तो उनके कोच ने यही स्टेटमेंट दिया था कि हमारी टीम डिफेंसिव हो गई थी और डिफेंसिव होने की वजह से वो मैच हार गई थी। आज जिसने अटैक किया, जो एग्रेसिव क्रिकेट खेले, वो मैच में फाते दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज़ मैं ज़रूर बात करूँगा, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं नए प्लेयर्स पे। हम बात कर रहे हैं कि साइम अयूब ने बहुत परफॉर्म किया है, हम बात कर रहे हैं कि आजम खान बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, हमारी नज़र में हारिस एक ज़बरदस्त ओपनर आ रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है, एहसानुल्लाह। लेकिन एक पाकिस्तान का जो नंबर 1 ओपनर है, वो इतने अरसे से नंबर 3 पोजीशन पे खेलता रहा, और वो आज भी बता रहा है कि वो जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, वो गेंद को जिस अंदाज से मिडिल कर रहा है। मैं फखर जमान की बात कर रहा हूँ। फखर जमान ने अब तक इसमें कल के मैच में आप उनके 96 रन देखें, अभी देखें, एक फर्क दिखाई देता है। वो स्ट्राइक रेट 200 के करीब जाके बैटिंग कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा फर्क है। आज भी स्टार्ट उन्होंने 156 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, जो उन्होंने 36 रन स्कोर किए। खैर बहुत सारे इशूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर
अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कई खिलाड़ियों को इन्होंने लीड भी किया और कई खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को दिए। शोएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। और इस जानिब जो शख्सियत बैठी हुई है, इन्होंने बहुत ही नामवर क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट को दिए कि जब MCB कोल्ड्स हुआ करती थी तो शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और पता नहीं कितने नामवर क्रिकेटर्स का स्टार्ट इनके अम्ब्रेला में हुआ था। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनफॉर्चुनेट थे कि खेलते खेलते रह गए थे। पाकिस्तान की जानिब से भी 2 साइड मैचेस के लिए अनवार उल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साद आसिफ हमारे यंग एक्सपर्ट और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा आप और सरफराज नवाज साहब को भी हमने टेलीफोन लाइन पे लेना है, वो भी वेट कर रहे होंगे। जी शुभ भाई, मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा फ़खर जमान से। हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, दिस टाइम अय्यूब इट्स टू अर्ली टू से, अगर अभी बहुत वक्त बाकी है। आजम खान इवन बहुत प्रूफ किया उन्होंने बहुत सारी लीग्स में, हारिस इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन फ़खर तो आपका एस्टैब्लिश बैट्समैन है, हम उसको इतने अरसे 3 नंबर पे बैटिंग कराते रहे, जो उसकी जगह थी वो आज भी प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि उनकी जगह यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पास हुआ वो सारी क्रिकेट अब ख़त्म हो गई। अब हमारी टीम मैनेजमेंट भी नहीं आई है, हमारा बोर्ड भी चेंज हुआ है, तो वो जो पास में हुआ है वो अपनी जगह, अब ये हमारी क्रिकेट हो रही है। नो डाउट फ़खर इस वक्त सबसे अच्छा खेल रहा है, जो जिस हिसाब से खेल रहा है उस हिसाब से सिलेक्शन होगी। साइम अय्यूब की या आज़म की बात हो रही है, या एहसानुल्लाह की बात हो रही है, या हारिस की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि ये पाकिस्तान टीम में इनको ले आओ और खिला दो। इनमें अभी जितनी भी थोड़ी बहुत ये क्रिकेट खेली है, इनमें टैलेंट नजर आया है, आप इनको ग्रूम करें, बात ये हो रही है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि कल आपने एक बात बोली नसीम, 2-3 दफा बोली, वो उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई। आपने बोला यार रिजवान से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है कि आज सुल्तान हारेगी, तो मैं नहीं समझ पाया और अभी तक नहीं समझ पाया। अगर अरे ऐसी आपसे एक मजाक हुआ था क्योंकि आपके दोस्त हैं, तो वैसे ही के भाई आपको पता था, इसमें और कोई बात नहीं। रिजवान एक बहुत जेन्युइन इंसान है, उसको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आपके दोस्त था तो इतनी बात नहीं। शोएब भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना पुरानी बात छोड़े, नई मैनेजमेंट आई है, नई बात, ये नया शो है, छोड़ दें। मैं नहीं, इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि देखें, कोयटा है, नदीम उमर हैं, वो आपके भाई हैं, सरफराज मुझे पता चलता है ना, मैं बता दूंगा आपको। नहीं, आपके बरखुरदार जैसे, मैंने उस टीम के बारे में तो ये बोला था जब मैच हुआ कि ये जीती तो बिग अपसेट होगी। हाँ, नहीं आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि भाई बिग अपसेट होगा, जीती इसका मकसद है वो हार रही है। मैंने इसीलिए तो कहा था कि पहले से पता हो कि हार रही है, तो मैं भाई अच्छा बात सुने, छोड़े। अच्छा, फिर आज के मैच पे आता हूं। मैं आज के मैच पे नहीं, पहले मैं मैच छोड़ दें अभी। पहले मैंने, मेरा सवाल ये था, आपने फौरन यहाँ पर देखे ना, रिजवान की बात आई क्योंकि वो ओपन कर रहे थे, इन्होंने कहा माजी छोड़ दो, फौरन माजी छोड़ दो। आप ये जरा देखेंगे, मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक खिलाड़ी जो जेन्युइन ओपनर था, आप इतने अरसे उसको 1 डाउन खिला के, उसकी अनवार भाई ओपनर थे, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, आपको ओपनर खिला दें, अनवार भाई को मिडिल ऑर्डर में खिला दें, कितना बड़ा फर्क है। तुम या मैं या अनवार यहाँ बैठ के बोल सकते हैं, हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, हम तो, मैं आपसे यही तो चाह रहा हूँ, बोलें। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, उस वक्त भी हम लोग बोलते थे और अब भी बोलेंगे। अब ये जिस हिसाब से क्रिकेट हो रही है और दूसरे खेल रहे हैं, वो तो आपको खुद पता है। मैंने अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से मेरा लाहौर कलंदर का फेवरेट कौन है, मेरा फ़खर ही है। मैं तो उसको, मतलब आप किसी जगह कलंदर्स में आपका फेवरेट है, पाकिस्तान टीम में नहीं है। अब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, अब कल वो जिस तरीके से रन्स कर रहा है, उसको टीम में होना चाहिए। बिल्कुल, अब यही मैं बात, टीम में तो वो है अनवार भाई, मैं कह रहा हूँ टीम में तो है ओपनर। दिस इज द पॉइंट, टीम वही बनाए जो जिसकी जिस जगह होती है। अब ये थोड़ी है कि आप एफएक्स का पुर्जा लगा दें जहाज में और उड़ा दें, और इसकी तो जगह ही होती है। और मैं एक चीज और कह दूं, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें, वो तो कप्तानी का भी कैंडिडेट हो सकता है, उसने दुनिया की सारी क्रिकेट खेली है, कितनी क्रिकेट खेली है, तो आप उसी हिसाब से। और इस तरह ये मैच अभी खत्म हो गया है, 110 रन के बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर्स ने आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये मैच बहुत ही कोई कांटेदार होगा, दोनों बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन आज जो क्लैप्स किया बैटिंग लाइनअप ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसका रिजल्ट ये निकला कि
110 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहिन अफरीदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, इसके बावजूद कि आज पहले ओवर में 2 वाइड के चौके हुए थे उनके, लेकिन एग्रेशन पूरी टीम में दिखाई दे रही है। तमाम के तमाम लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, चिप इन कर रहे हैं जहां पे जरूरत होती है, जिसका जो रोल होता है। अगर आज भी अगर आप देखते हैं तो सिकंदर रजा नॉट आउट 23 ऑन 10 बॉल, और उन्होंने अबरार को चार्ज किया था आने के बाद। तो जो बॉलर मैं फिर बात की थी कि जब आप किसी टॉप बॉलर के खिलाफ परफॉर्म कर जाते हैं, मुझे लास्ट सीजन याद है जैसन रॉय ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ शाहिन अफरीदी के पहले ओवर में चार्ज किया था, तो ग्लैडिएटर्स ने 200 रन चेस कर लिए थे अगेंस्ट कोयटा कलंदर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर फतह हासिल की लाहौर कलंदर्स जब से अपने शहर जिंदा दिलाने लाहौर में पहुंचे, उसके बाद से उनकी परवाज खासी बुलंद दिखाई दे रही है। जहां उनकी बॉलिंग नंबर 1 थी, वहां पे उनकी बैटिंग भी जो है वो अब जो रोल प्ले कर रही है वो बहुत एक डिफरेंट हो चुका है। खासकर अब्दुल्ला शफीक का इंक्लूजन, जो अपनी पिचेस को समझते भी हैं, क्रिकेट लाहौर में बहुत ज्यादा खेले और वो जिस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने फखर जमान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट दे दी है इस जगह पे कि एक्सपीरियंस ने सपोर्ट दी है कि एक आदमी दूसरा भी आ गया है कि जो तेज भी खेल सकता है और संभाल भी सकता है। फिर सैम बिलिंग्स जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, सिकंदर रजा, डेविड वीजा की सूरत में उनके पास नीचे पिंच हिटर मौजूद है, तो ये टीम खासी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आज 90 रन पे ऑल आउट हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो सभी ने तकरीबन, बॉलिंग डिपार्टमेंट तो डिस्कस वाला रहा नहीं जब टीम 90 रन पर आउट हो गई, उनमें 3-2-2 सभी ने आउट किया। तो एक टीम वर्क के साथ कलंदर्स की फतह रही। मैं अनवर भाई 1 मिनट आता हूँ, एक आपके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, रिवर्स स्विंग के बानी, और हाल ही में अभी उनके पैरों का ऑपरेशन भी हुआ है, एक पैर का, फिर अभी दूसरे पैर का भी होना है। ये वो टांगे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को उठा के रखा 80s में 70s में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार होते थे। सरफराज नवाज साहब जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे लंदन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम, और आपके साथ जो साथी बैठे उनको भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। सरफराज भाई, ये अभी अनवार भाई, शुएब भाई, जब मैंने कहा कि सरफराज भाई आ रहे हैं टेलीफोन लाइन पे, सबको फिक्र थी कि आपके पैर का जो ऑपरेशन हुआ है, पूरी टांग है। हाँ, पूरी टांग का ऑपरेशन हुआ है, तो जरा थोड़ा बताएं इस वक्त तबीयत कैसी है आपकी? अब कुछ माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम नाउ। बिल्कुल, अभी तो ये दूसरे पैर का भी होना है। दूसरे पूरे पाँव का, ये पाँव का नहीं, टांग का। हाँ जी, वो क्लॉटिंग है ना, वो उस वजह से ये अपना जो नसों में खून की रवानगी है वो रुक जाती है रास्ते में कहीं, उसको वो फिर वो ओपन करेंगे और उसका वो फिर क्लॉटिंग को खत्म करेंगे किसी वो टेक्निक के साथ। जी बिल्कुल सही बात है, और वाकई में सरफराज भाई का जो रोल रहा, नहीं, बड़ा बड़ा नाम, बड़े बॉलर पाकिस्तान के फतवात में सरफराज भाई, जिस तरह गेंद इन टांगों ने बहुत सर्व किया है सर पाकिस्तान क्रिकेट को। इन्हें स्विंग करने के ये अपने वक्त के बादशाह थे और पाकिस्तान को हमेशा शुरू में ब्रेक थ्रू दिया करते थे, और एक इमरान भी इनको अपना उस्ताद मानते थे। बिल्कुल सही बात है। शुएब भाई, आपने सॉरी जी आप कह रहे थे, जहां तक आपने फखर, मैं अभी फखर पे आता हूँ, जरा पहले शुएब भाई सरफराज भाई से कोई आप बिल्कुल राब्ता देखें। जहाँ तक सरफराज भाई की बॉलिंग का ताल्लुक है, इनकी फतवात में तो बहुत है, इन्होंने बल्कि बॉलिंग करने के गुर सिखाए, और जो जितना भी पाकिस्तान ने इनके लड़कों ने गुर सीखने के बाद उन्होंने सब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम कमाया। तो सरफराज भाई वगैरह तो असासा है, अल्लाह मियां बस इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। सरफराज भाई, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि जब आप दौड़ते थे मेलबर्न में, आपकी वो 9 विकेटें जो आपका रनअप होता था, एग्रेशन होती थी, वसीम बारी कैच कर रहे होते थे, वो सब हमने देखा और पूरी कौम को याद है। सरफराज भाई, थोड़ा सा हम बात कर रहे थे कि जेन्युइन ओपनर्स पे फखर जमान जेन्युइन ओपनर हैं, आप उनकी हिटिंग भी देखें, उनकी बारी को लेके चलता हुआ देखें। ऐसे में हम अभी तक अपने बाबर आजम और रिजवान के साथ जा रहे हैं। इस वक्त जो करंट लॉट हम देख रहे हैं, हारिस बहुत तेज खेल रहे हैं, साइम अयूब में बहुत ज्यादा एक चीज दिखाई दे रही है कि ये खिलाड़ी भी बेहतर हो सकता है, लेकिन ये सब नए फखर को कहां रेट करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के ओपनर्स में, और वो T20 में 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं।
नहीं, ये देखें कि फखर जमान तो बीच में अनफिट हो गया ना, जिसकी वजह से जो आपने नाम लिए बाबर का और रिजवान का, उन्होंने ओपन शुरू कर दिए, लेकिन उनकी ओपनिंग जोड़ी इतनी कामयाब इसलिए नहीं हुई कि एंड ऑफ द रिजल्ट आप देखते थे कि उनकी जो एवरेज निकलती थी अंडर 100 निकलती थी, और वो यही कहा गया कि ये सेल्फिश हैं, अपने लिए खेलते हैं, इनको डॉट बॉल खेलते हैं, इस तरह की जो T20 या ODI में काम है ये इस तरह चल नहीं सकता। तो फखर जमान जो एक हार्ड हिटर है फिट हुए हैं, और उसके बाद वर्ल्ड कप में गए हैं, अनफिट हो गया उधर भी हाफ वे, तो इसलिए मैं कहूँगा कि नाउ ही इज इन फुल फॉर्म, स्कोर कर रहा है, हिट आउट भी कर रहा है और काफी कामयाब भी है। तो फ्यूचर के लिए तो आप देखेंगे कि अब कौन से ओपनर आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो बाबर इस वक्त जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें इसकी कोई ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, या तो अंडर प्रेशर है या फिर इसकी आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, तो ये इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखें जो विकेट कीपर आपके और रिजवान। जो दूसरे बैट्समैन है जी, रिजवान की बात कर रहे हैं। और रिजवान वो तो काफी कामयाब जा रहा है, बिल्कुल हर मैच में उसने स्कोर किया है, लेकिन उसको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा तो अब तो ताकि कुछ ये इम्प्रूवमेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस PSL में तो स्ट्राइक रेट रिजवान ने बेहतर किया है। जी अब इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर इम्प्रूवमेंट ना हुई तो दूसरे हार्ड हिटिंग बैट्समैन ओपनर आ गए, तो इस वजह से इसको ये प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड हो रहा है। लेकिन वो तेज खेल सकता है, लेकिन पता नहीं कि वजह क्या है कि डॉट्स के ऊपर ज्यादा जाते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि ये सेल्फिश अप्रोच होती है। आप तो क्रिकेट समझते हैं, किसको क्या कहते हैं? सेल्फिश अप्रोच। देखें, दूसरे अगर बैट्समैन ना हो ना हाँ। तो आदमी की अप्रोच ही ऐसे हो जाती है, वो देखता है कि मैं स्कोर करता जाऊं ताकि वो मैच जीते या हारे, उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो या ना हो, वो पक्का टीम में है, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो अब तो प्लेयर और आ रहे हैं ये PSL में, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से उसने अपनी कोई टेक्निक बेहतर की है और थोड़ा खेलना भी तेज किया है, डॉट बॉल अब कम होते हैं, तो ये अब मेरा ख्याल है प्रेशर बिल्ड होगा और वो ज्यादा बेहतर प्लेयर बनेगा। जी बिल्कुल। आया सरफराज भाई, जरा अनवारुल हक भाई से भी इस पे राय लेते हैं। ये तो आप खुद ओपनिंग बैट्समैन है अनवर भाई, हम 6 ओवर के पावर प्ले की बात कर रहे हैं। आप बहुत सारी ये मशवरे बाबर आजम को शायद इस टीम में भी, जो वो पेशावर जल्मी से खेल रहे हैं, अगर 3 नंबर पे आ जाते हैं, वो नेशनल T20 टीम में भी उनकी जरूरत इसी जगह पर दिखाई देती है कि जहां पे वो बारी को लेकर चले, उनके इर्द गिर्द बैट्समैन खेल रहे हो। लेकिन 6 ओवर का पावर प्ले तो आपको उन्हीं बैट्समैनों को देना होगा कि जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। मॉडर्न डे क्रिकेट में यही एक फर्क हो चुका है। फखर जमान को अब तक आप 3 नंबर पे बैटिंग कराते रहे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक मैं उसके साथ जाती है, वो जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन है। और मुझे याद है कि जब ये उनको 4-5 नंबर पर बैटिंग करा रहे थे, जबकि एक ओपनर आपके पास पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप दूसरों को ट्राई एंड टेस्टेड क्यों कर रहे हैं? और बाबर आजम की जहाँ तक बात है, देखें वो ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर वो नीचे आ जाएं, नंबर 3 पे भी आ जाएं, तो वो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत बेहतर होगा। देखिए T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें 150 के स्ट्राइक रेट से अगर आपने खेलना है तो आप बड़े सक्सेसफुल होंगे। अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो टीम के लिए इतना ज़्यादा सूदमंद नहीं होगा, मगर आपकी अपनी ज़ात के लिए वो ज़रूर होगा कि आप रन बना लेंगे। और जहाँ तक आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, वो बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं और ही इज़ ए वेरी वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। और वो सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो टेक्निक है वो बहुत साउंड है, और वो उन्होंने अब ये T20 में अडेप्टेशन की है। देखें अब वो उसी तरीके से खेल रहे हैं, और आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है तो लगता है कि ये पाकिस्तान की एक ब्रांड बनेगा और एक इज ए वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी अब्दुल्ला शफीक पे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। जरा पहले मैं थोड़ा फखर को इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम अपनी मर्जी के लिए अपनी जो जेन्युइन लोग होते हैं ना उनको पीछे कर देते हैं। जिस स्ट्राइक रेट से हम लोगों ने अब तक बैटिंग की है, दोनों ओपनर्स ने, अब यहाँ उनको जाहिर है, ये अभी सरफराज भाई ने बड़ी अच्छी बात की, आजम खान आ गए हैं, साइम अयूब बैटिंग कर रहे हैं, हारिस बैटिंग कर रहे हैं, फखर बैटिंग कर रहे हैं, तो अब दोनों पे एक प्रेशर है। मेरे ख्याल में बाबर या अकलमंदी ये भी कर सकते हैं कि वो 3 नंबर पे ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लें। कप्तान भी हैं ऊपर पे, जो अब तक नहीं कर पा रहे हैं वो कर लें, तो उनके अपने हक में बेहतर होगा। दूसरा, जो नए लड़कों ने प्रेशर डेवलप किया है और जो हम
इतने अरसे तक, जिसकी जो जगह है वहां नहीं खिला रहे थे फखर को? देखें, अगर हम फखर के पास में भी जाएं, फ्यूचर अभी प्रेजेंट में भी जाएं, तो जिस तरह का स्ट्राइक रेट वो रखते हैं, जिस तरह का वो इनिंग्स को टीम को स्टार्ट देते हैं, वो जनरली एक ओपनर कहलाते हैं और वो ओपनर हैं। अब हमारी जैसी पाकिस्तान नेशनल टीम है, अब उनके साथ एक टैग लग गया कि ये 150-160 रन की टीम है। तो जिस तरह का स्टार्ट हमें बाबर और रिजवान से मिलता है, कुछ इनिंग्स में हमने उनकी पार्टनरशिप अच्छी देखी है, लेकिन अब बाबर रिजवान का आपस में इस पीएसएल में हम कंपैरिजन करें तो रिजवान के स्ट्राइक रेट में हमें इंप्रूवमेंट लगी है। बाबर कुछ जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम लोग अभी रिसेंट टूर्नामेंट्स में चले जाएं, अगर उस रिकॉर्ड्स में चले जाएं, तो हम देखेंगे कि बाबर रिजवान जब ओपन करते हैं तो बाबर शुरू के ओवर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, जिसमें वो काफ़ी मरतबा डिसमिसल्स भी हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर फखर, क्योंकि एक राइट एंड लेफ्टी का कॉम्बिनेशन तो एक वैसी एक आपके लिए, आपकी टीम के लिए प्लस पॉइंट होता है, और फखर जैसा बैट्समैन जो कि एक डेयरिंग के साथ खेलता है, चढ़ के खेलता है बॉल पे, पीछे बैकफुट नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि रिजवान और फखर को अब हमें ओपनिंग स्टैंड में रखना चाहिए। और बाबर जो कि माशाल्लाह हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जिस तरह उन्होंने ओपनिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन अब जाके उनकी आउट ऑफ फॉर्म हुई है ओपनिंग में। जिस तरह उन्होंने पास में नंबर 3 वन डाउन आके उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और मैं समझता हूं कि बाबर को स्टेप बैक करना चाहिए अपनी, उसके लिए, टीम की उसके लिए, ताकि टीम के अच्छे रन्स बने, अच्छा एक टोटल है। जहां तक मैं बात करूं आजम खान की और हमारे जो नए साइम अयूब, हारिस, ये सब टैलेंट्स आ रहे हैं, तो जो हमारी जो नेशनल टीम है वो, अगर वो उनमें हमारे मिडिल ऑर्डर में हम लोग लैक कर रहे थे, हमने आसिफ अली को भी डाउन बिठाया, और अभी इफ्तिखार अहमद, अगर इफ्तिखार अहमद की जगह अगर आउट ऑफ फॉर्म हुए, हमारे पास बैकअप पे आजम खान, हारिस, ये सब मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात है शोएब भाई। ये 3 टॉप ऑर्डर इस वक्त के लिहाज से, वरना साइम अयूब नजर आ रहा है वो आगे अगले 5 मैचों में कुछ कर देते हैं तो फिर वो नजरों में बहुत आ जाएंगे, आजम आ जाएंगे जी। साइम या आजम पे बाद में जाऊंगा। भी स्टार्ट ऑफ दी टूर्नामेंट में बाबर ने एक मैच में 70 समथिंग रन्स करे बिल्कुल किए थे। तो मैंने उस वक्त आप ही के कैटमोर की वजह से कर दिए थे। तो अब ये बाबर का तो अभी ये नहीं कि वो अपने आप को वो कर ले, बाबर को उसी वक्त टीम में लाएं अब जब उससे अच्छे कोई हो। अभी तक जो अभी प्रेजेंट अभी क्रिकेट हुई है उसमें रिजवान और फखर ही नजर आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई आप ऊपर नहीं है तो आप नीचे आ जाएं। अगर बाबर नहीं टीम में जगह बनाते और टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चलते तो उनको ड्रॉप होना चाहिए। अभी आप फखर को देख लें और रिजवान को देख लें। अभी रिजवान ने तकरीबन मेरे ख्याल में लास्ट 5 मैचों में 330-40 रन बनाए, 150 समथिंग के स्ट्राइक रेट से बनाए। सारे रन याद होते हैं आपको? मैं आप किसी और के भी पूछ लेंगे तो मैं बताऊंगा यार। अब मैं तो अभी मैं बाबर को ड्रॉप करने की, तुम्हें ही खुश करने के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे खुश क्यों कर रहे हैं आप? ये पाकिस्तान का चलो ना, मैंने आधी कौम दीवानी है उसकी। तो अभी जो प्रेजेंट जो क्रिकेट हो रही है उसमें फकर और आपके रिजवान ही है, कोई दूसरा ओपनर नजर भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये हमने ओपनर्स पे बात की, कुछ फास्ट बॉलर्स पे बात करनी है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब को खास तौर पे इसीलिए मैंने मदऊ किया। मैं सरफराज भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? जी 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 सरफराज भाई, एक मैं चाह रहा हूं कि जरा मैं एहसान उल्लाह के बॉलिंग एक्शन को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैं कुछ क्रिकेटर्स के साथ बैठा हुआ था, खासतौर पे मैं चाहूंगा मैंने कुछ बॉलिंग एक्शन की क्लिप्स भी निकाले, और मैं रोशनी आपसे चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि हमारा ये जो इतना बड़ा पोटेंशियल है इसमें अगर कहीं कोई बायो मैकेनिक या रनअप में जरा आप देख के बेहतर बता सकते हैं, हमें संभाल के रखना है, हमने इस बॉलर को खोना नहीं है। तो एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक है सरफराज भाई, मैं वापस आ रहा हूं तो जरा आपसे डिस्कस करेंगे एहसान उल्लाह पर। एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, जिसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। हमारा वो नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे और आप भी बात कर सकते हैं। कि सरफराज नवाज साहब, जैसे हमने पहले भी बताया कि ये वो टांगे कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सर्व किया है, इनकी आई बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट में कई ऐसे कैंप लगे जो सरफराज भाई ने लगा के पाकिस्तान को कई नामवर फास्ट बॉलर्स उन कैंप के जरिए दिए। इनकी आई, खासकर बॉलर का रन अप, रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी प्रोडक्ट देखें तो वो एहसान उल्लाह फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं। आज मैं एक जगह पर था तो वहां पे बात हो रही थी कि एहसान उल्लाह की अगर रनअप में मजीद थोड़ा सा रिदम आ जाए और ये ग्रिप पकड़ लें तो ये और खतरनाक हो सकते हैं। तो मैंने कहा इससे बेहतर सरफराज नवाज भाई से बेहतर कौन बता सकता है। सरफराज भाई प्लीज जरा रोशनी डालिएगा, आपने एहसान उल्लाह की बॉलिंग देखी होगी, हम स्क्रीन पर भी चलाएंगे जी।
सरफराज भाई आपको आवाज आ रही है? अब मैं स्टार्ट लेता हूं। अनवर भाई थोड़ा सा आपसे मैं स्टार्ट लूंगा जब तक सरफराज भाई को लाइन पे ले रहे हैं। ये जो एहसानुल्लाह के बॉलिंग रनअप पे आज कुछ एक फास्ट बॉलर थे, उन्होंने ही बात की कि थोड़ा सा और अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लें, थोड़ा सा रिदम में आ जाएं अपने रनअप को, तो ये उतने ज्यादा खतरनाक और हो जाएंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है। असल में इट इज टू अर्ली टू से समथिंग। अभी इनका कैरियर का आगाज है और जिस पिच पे इन्होंने आउट किया ना, वो बॉलर को बहुत हेल्प कर रही थी। नहीं, उन्होंने किसी पिच पर भी खेलने नहीं दिया है अब तक। मैं जिस पे इन्होंने 5 आउट किए थे उस दिन बॉलर्स को बहुत हेल्प कर रही थी। पिच का बिहेवियर ऐसा था, वो सीमर्स को हेल्प कर रहा था। हाँ, ये जरूर है कि उनमें टैलेंट नजर आ रहा है और जो भी हमारे सीनियर जो गुरु हैं, अगर वो थोड़ा सा रनअप पे और एक्शन ऑफ डिलीवरी जो लास्ट जो पीछे जो उन्होंने गेंदे किए ना, उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा स्लाइटली मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कहीं एक्शन के सस्पेक्टेड ना हो जाए इनका। मुझे इस चीज़ का डर है। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज मैं बॉलर नहीं हूँ, मगर मेरी अपनी फीलिंग्स थी और हैं ये। बिल्कुल चलाइएगा, जरा चलाते रहिएगा ताकि देखते रहें किस जगह पे आपको ऐसा फील हुआ। ये शॉट ऑफ द लैंड, देखिए शॉट ऑफ द लैंड जब ये गेंद करते हैं ना, हाँ। तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ, जब हैमरिंग करते हैं तो कुछ स्लाइटली मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ एक्शन में कोई प्रॉब्लम है। मे बी आई एम रॉन्ग बट बिकॉज का सरफराज भाई या दूसरे जो पाकिस्तान के वसीम अकरम या वकार यूनो से फास्ट बॉलर, मैं इसीलिए सरफराज भाई को चाहूंगा कि वो आ जाते हैं तो उनकी जजमेंट जो होगी मेरी जजमेंट से बहुत बेहतर होगी। आ गए वह सरफराज भाई की जजमेंट से बेहतर कोई जजमेंट नहीं होगी और वो हमें टेलीफोन लाइन पर लंदन से ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सरफराज नवाज भाई। इस तकलीफ में भी आपने हमें वक्त दिया और अपने एक बॉलर के बारे में बताने के लिए दिया। जरा ये एहसानुल्लाह का रनअप आपने देखा होगा सरफराज भाई, हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं तो टेलीफोन के ऊपर हूँ, स्क्रीन पे तो इस वक्त मुझे सामने नजर नहीं आ रहा। तो आप मेहरबानी करके ये मुझे मेरी टेलीफोन पे भेज दें। इसको मैं फिर स्लो मोशन में भी आराम से देखूंगा और सारी चीजें सब एंगल से देख के फिर आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि क्या पोजीशन है और क्या होना चाहिए। तो फिलहाल तो लास्ट मैच जो देखा था वो 150 पे करीब बॉलिंग कर रहा था। हाँ, तो उस वक्त तो कितना कोई नजर नहीं आ रहा था कि कोई फॉल्ट होगा और उस वक्त बात भी हुई थी कि ही शुड कैरी ऑन और वक्त के साथ इम्प्रूव भी करेगा। और अब टेक्निकल बात अगर आप कर रहे हैं तो वो फिर मुझे भी टेक्निकल तरीके से पूरा असेस करके फिर ही बता सकता हूँ। सरफराज भाई, आपके व्हाट्सएप पे जो है वो वीडियोस मैंने भेज दी हैं एहसानुल्लाह की बॉलिंग एक्शन के, प्लीज आप देखिएगा जब तक मैं शुएब भाई से बात करता हूँ। जी शुएब भाई, आपने तो देखा अभी, ये थोड़ा सा जरा बताइएगा। गौर से देखिए, अभी तक इसने एहसानुल्लाह ने जितनी भी गेंदें करी हैं और हर पिच पे बड़ी अच्छी गेंदें करी हैं, बल्कि ये मुल्तान सुल्तान का तो इस वक्त मैच विनर बॉलर है और अभी तक सारों से कंपेयर करें या हारिस रऊफ वगैरह से, उन सबसे अच्छी गेंद करी है। अच्छा, मुझे तो जो चीज़ नज़र आई है, मुझे चीज़ ये नज़र आई है इसमें तो अभी बहुत इंप्रूव हो जाएगा और मेरे ख्याल में इसकी गेंद स्पीड लेगी। ये थोड़ा सा ऊपर से छोड़ा, जब ये नीचे से छोड़ेगा सरफराज भाई बताएंगे तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत डेंजरस हो जाएगा। और रनअप के हवाले से हर चीज रनअप बहुत अच्छा है, डिलीवरी भी उसकी ऑलमोस्ट सही है, लेकिन क्या है थोड़ा ये देखें ऊपर से छोड़ रहा है गेंद को जी। जब ये नीचे से छोड़ेगा और जोर लगेगी, कमर और लगेगी तो इसकी और अच्छी गेंद होगी। बिल्कुल, थोड़ा सा ये नहीं कि अभी बहुत ऊपर से गेंद को डिलीवर कर रहा है, आप ये बात हाँ, मैं ये बाकी तो सब चीज बहुत अच्छी है उसकी। बिल्कुल सही बात है। वैसे सरफराज भाई अभी वो वीडियो देखते हैं तो हमें रिप्लाई करते हैं, लेकिन सरफराज भाई का भी ऊपर से गेंद छोड़ते थे, वैसे उनका हाथ भी ऊपर से। सरफराज भाई का तो एक्शन बड़ा क्लियर था और ऊपर से उनका हाथ पूरा आता था और वो तो मास्टर बॉलर थे। वो मतलब इन स्विंग और आउट स्विंग में खेला आपने सरफराज भाई? जी मैंने खेला है, बिल्कुल मैंने खेला है। मगर नया बॉल फेस किया सरफराज भाई का? जी मैंने खेला है, मगर मैंने बताया ना कि वो बॉलर थे कि जो नई गेंद को मतलब आउट स्विंग भी और इन स्विंग भी करना जानते थे। ये हर दुनिया के तमाम बैट्समैनों के लिए एक मतलब के बड़े मतलब थ्रेट थे। और जैसा कि इन्होंने माजी में पाकिस्तान को हमेशा जब भी मैचेस होते थे, ब्रेक थ्रू जो बॉलर थे वो सरफराज नवाजी हुआ करते थे और जब बिग फाइटर, आई मीन ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें एक फाइटिंग स्पिरिट थी और ये कभी गिव अप नहीं किया करते थे और हमेशा पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू देते थे। और उसके बाद जो उन्होंने जो भी बॉलर जो बाद में आए उनको गाइड किया, उनको तरीके सिखाए किस तरीके से करना है, पुरानी गेंद किस तरह करनी है, तो वो तो एक पाकिस्तान का बड़ा एक ऐसा बड़ा ट्रेजर है वो।
सरफराज भाई आपने देखी वीडियो? आज ये देख रहा हूँ जी, बताइए। आप जरा थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन आपको हमने साइड से भी दिखाया है और सामने से भी दिखाया है। मुझे तो सिर्फ सामने से वीडियो आई है, साइड से मुझे एक अच्छा, आपको साइड से जब वो डिलीवर कर रहे हैं एक और वीडियो भी भेजी है मैंने। अच्छा चले वो जी आपने जो देखी, अच्छा सामने से देखी, थोड़ा बात करते रहें जी। उसमें जो सामने से देखी है ना, उसमें जो डिलीवरी है ना, उस वक्त थोड़ा सा इसको फिनिश तेज करनी पड़ेगी, ताकि ये जो उसका फॉर्म जो बाजू थोड़ा स्लो आता है और उसमें थोड़ा सा आप देखें डिले एक्शन भी नजर आ रहा है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उससे तो एक स्पीड बढ़ेगी और एक उसकी फिनिश अच्छी हो जाएगी, जिससे मैं कहूँगा कि एक्यूरेसी भी और ज्यादा बेहतर हो सकती है जी। अच्छा, एक्यूरेसी भी और पेस दोनों चीजें बढ़ सकती हैं। यही बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये इस चीज में इजाफा हो सकता है। सरफराज भाई, हमारा ये वो टैलेंट है कि जिसको हमें बहुत संभाल के रखना है। बहुत फास्ट बॉलर्स बहुत ही कीमती होते हैं, बड़े नायाब होते हैं, बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर मिलते हैं। अभी तो खैर बहुत अर्ली हैं, लेकिन हमें डेवलप करना पड़ता है। अब जो अगर इस डेवलपिंग फेज से गुजारा जाए हमें एहसानुल्लाह को, तो किन हाथों में जाना चाहिए, क्या तरीकेकार होने चाहिए? नहीं जी, ये किसी हाथ में ना जाए। आपको याद होगा अनवर अली अंडर 19 जब खेलता था, उसकी कितनी लंबी इन स्विंग होती थी। वो फिर अपना वसीम अकरम के हाथ में गया तो बिल्कुल स्विंग ही खत्म हो गई। तो ये नेचुरल जो चीजें हैं, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। आप चाइल्डहुड से एक बॉलिंग कर रहे हैं और उसी आदमी को डेवलप करना चाहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप और ज्यादा समझेंगे, अपने आप को खुद इम्प्रूव करेंगे। अब आप देखें पाकिस्तान में जितने बॉलर भी थे, उसके बाद वो जब काउंट्री खेले हैं उन्होंने इम्प्रूव किया है। और शुएब अख्तर का देख लें, जब ये 96 में मेरे कैंप में आया है तो इसका राना बड़ा छोटा था। तो जब ये केएल से खेलता था तो उस कैंप में इसका राना मैंने लंबा किया, उससे 1.5 गुना कर दिया, और उसके बाद फास्ट फिनिशेस की करवाई तो वो दुनिया का तेज तरीन बॉलर बन गया। तो ये सारी चीजें आप देख की मौके के ऊपर आप करना पड़ता है। और एक हफ्ता मैंने इसको नेट से अलहदा रखा कि आप अपना राना ठीक करें। वो राना भी इसको डिजाइन करके दिया, तो अल्लाह की मेहरबानी से ही वाज द फास्टेस्ट ऑन द सर्ट। तो इसी तरह इसको अपना अभी खेलने दे, इसका तो एक्शन इतना बुरा नहीं है, राना भी ठीक, और उसको थोड़ी फिनिश थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ एकदम नहीं करना चाहिए जी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी चीज़ों में बेहतरी लेकर आए, ताकि कमांड के साथ आप बेहतरी ला सकें। मैं आपकी बात समझा। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में नसीम शाह हमें दिखाई देते हैं, खासकर शाहीन शाह अफरीदी जो पहला ओवर कर रहे हैं। सरफराज भाई जरा इस पे तो रोशनी डालें, आप भी पहला ओवर करते थे, इस वक्त जो शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर कर रहे हैं। जी, पहला और दूसरे उसके 2 जो ओवर हैं वो तो काफी खतरनाक हमने देखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो आगे गेंद करता है, यॉर्कर नुमा जो गेंद और स्विंग होते हैं। और आज तक जो बैट्समैन नए ओपनर खेल रहे हैं उन्होंने इतनी स्विंग देखी नहीं होती, और इतनी तेजी से गेंद आता है कि वो शुरू में एडजस्ट नहीं करते। तो इससे ये बड़ा मैं कहूँगा कि जबरदस्त इसकी टेक्निक है, और बॉलिंग की स्पीड भी शुरू में, और स्विंग जो अंदर गेंद आता है वो भी बड़ी मुश्किल बैट्समैन को पड़ती है, क्योंकि आजकल तो स्विंग ज्यादा तजर्बा ही नहीं खेलने का। तो मैं ये कहूँगा कि ये, और उसके बाद जो आखिरी ओवर्स आते हैं राउंड द विकेट ये बॉलिंग कराता है, ताकि ऑफ स्टंप के बाद से गेंद अंदर आए, हिट मारने का भी चांस कम, और विकेटों में गेंद खत्म हो। तो वो भी मैं कहूँगा कि अच्छी टेक्निक इसने अब अपनाई हुई है। होपफुली ये कंटिन्यू करता रहे इस तरह जी। बिल्कुल, ये बड़ा एक कंपटीशन आ गया है। वैसे साथ हमारी बॉलिंग में अगर हम देखते हैं तो पहले हमारे पास 3 बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, लेकिन ये हसनैन भी जितने इम्प्रूव किए, तो फिर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ है, और बड़ी एक होप दिखाई दी इस PSL 8 से, एहसानुल्लाह की सूरत में भी, हसनैन की सूरत में भी। देखिए अभी जैसे हसनैन का तो मैं कहता हूँ कि उसको अपनी लाइन और लेंथ के अलावा अपना पिच ऑफ द बॉल जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बीच में अच्छी बॉलिंग कराता शॉर्ट पिच काट देता है, ऑफ स्टंप के बाहर काट देता है, लेग पे चला जाता है। ये अगर उसको कंट्रोल आ जाए
तो मैं कहूंगा कि अगर वो विकेटों में जैसे नसीम शाह का गेंद विकेटों के अंदर ही फिनिश होता है, इस तरह अगर स्नान करे तो और ज्यादा लीथल बॉलर बन जाएगा। जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत- बात बहुत। की है ये टारगेट पे गेंद करना। टारगेट पे गेंद करना उसको जरूरी है और इफेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जी साद मियां, आप बात कर रहे थे हमारे पास कितने फास्ट बॉलर्स हो गए हैं, ऐसे यंगस्टर क्रिकेट फैन खुशी होती है। जेके जी, खुशी तो बहुत होती है, क्योंकि जिस तरह अभी हमारे पास 1 लाख कर रहा था, हमारे पास 3 मेन फास्ट बॉलर थे, चौथे हसनैन थे हमारे पास जो इस वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन इनको कोई चांस मिला नहीं। हालांकि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे इंजर्ड हो गए थे इंडिया के मैच के बाद, तो ऐसे हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था। लेकिन अब क्योंकि उस वक्त हमें हसनैन का हमें वो स्पार्क दिखा नहीं था, क्योंकि उनकी पिछली परफॉर्मेंस पे हम लोग जा रहे थे जिनमें उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की थी। लेकिन अब जो हसनैन की परफॉर्मेंसेस, हसनैन में वो जो रिदम अभी हम देख रहे हैं, इस तरह तो हमारे पास फास्ट बॉलर की लॉट बहुत सारी हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है। इम्प्रूव फास्ट बॉलर हो गया। अब हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास अभी टॉप के फास्ट बॉलर सारे 150 वाले हैं। कंपटीशन क्रिएट हो गया, कंपटीशन क्रिएट हो गया। यही अच्छी बात है। जैसे नसीम शाह देखें डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। हाँ। और सबसे अच्छी बात है कि जिनके हाथों में वो है, जिनकी वो सुनते हैं, उन्होंने उनको बहुत अच्छा गाइड किया हुआ है और ही इज गोइंग टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास बॉलर नाउ। उनको अब हैंडल विद केयर। देखिए शाहीन शाह अफरीदी एक डिफरेंट बॉलर नजर आते हैं पूरी दुनिया में, और जिस तरह डेथ ओवर में भी और जो इनिशियल फर्स्ट 2 ओवर्स के अंदर वो अनप्लेबल होते हैं, तो लिहाजा ये नसीम शाह भी इसी कैलिबर का है। जैसे अभी साद ने कहा कि हसनैन के अंदर वही वाली एक जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ अक्सर और बेशतर करते हैं, विवर्ड हो जाते हैं, बट वो स्पार्क उनमें है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब पहला स्पेल किया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पहले ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो वो अब ही इज गोइंग टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास बॉलर नाउ, बट ही नीड्स सम गाइडेंस। एटलीस्ट वकार यूनुस वहाँ बैठे हुए, वसीम अकरम वहाँ बैठे हुए। देखिए छोटी छोटी सी अगर टिप्स आप उनको देंगे ना, तो इनमें वो क्वालिटी और वो स्पार्क मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त में वकार और अपने यूनुस अपने वसीम अकरम की एक जोड़ी हुआ करती थी, इसी तरह से अब शाहीन शाह अफरीदी और ये अपने नसीम शाह और हसनैन की सूरत में हारिस रऊफ को देखें। बात यह कि वो T20 के फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो T20 की है, मगर हमारे यहाँ बड़ी ज्यादती की गई, उस शख्स को आपने टेस्ट खिला दिया। वो T20 के प्लेयर और टेस्ट खेलने के बाद 4 ओवर के बाद वो 4 दिन तक ग्राउंड में नजर नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया था वो एक बड़ा गलत फैसला था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। वो उसके बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते, उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था 4 डे क्रिकेट का, कुछ चंद मैच खेले हैं शायद वो, क्योंकि वो T20 की प्रोडक्ट है। आपने डायरेक्टली उनको अपने टेस्ट मैच खिला दिया, टेस्ट मैच खिलाने के बाद 4 ओवर के बाद वो ग्राउंड में नजर नहीं आए। तो ये तो एक बड़ी मजा का खेल सी बात है ना, एटलीस्ट कम से कम। ये भी आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। लेकिन नसीम, मेरे ख्याल में मैंने लास्ट प्रोग्राम में 5-6 फास्ट बॉलर्स के नाम लिए थे, जैसे ये हारिस है, नसीम शाह है, धानी है, हसनैन है, एहसानुल्लाह है, अभी ये पेशावर जल्मी से एक फास्ट बॉलर खेला है नदी में, अरशद इकबाल इज अ गुड बॉलर। ये सारे अच्छे हैं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी ये है कि कुछ नए गेंद अच्छे करते हैं, कुछ पुराने गेंद करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हैं सब अच्छे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ें, अभी मैं इस पे आ जाता हूँ शाहीन पे। मैंने कल भी बोला था कि कलंदर का जो माइनस पॉइंट है वाइट बॉल। अच्छा, वाइट बॉल जो अभी ये शाहीन ने अभी तकरीबन 6 ओवर करे, 6 ओवर में 5 बॉलें ऐसी हैं जो वाइट बॉल हुई हैं, जो उस शाहीन नहीं करता था। तो इस चीज़ को शाहीन को अब देखना है। बाकी अभी और भी बहुत अच्छे हैं यार, इतने बॉलर हैं कि कुछ नाम भी याद नहीं। बिल्कुल सही बात है अब्बास अफरीदी। अच्छा, ये सरफराज भाई, एहसानुल्लाह को हमारे पास जैसे अभी अनवार भाई ने बात कही कि हारिस रऊफ T20 के लिए ही सबसे बेहतर है कि 4 ओवर जान से वो कर लेते हैं। हमारी टेस्ट के बॉलर हमें कम दिखाई देते हैं। अगर हम सच्चाई से देखें तो हमें वाइट बॉल के बॉलर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हमें टेस्ट का बॉलर अगर एहसानुल्लाह को बनाना पड़ता है, उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हमारी टेस्ट की बॉलिंग भी इतनी मजबूत हो? शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए, नसीम शाह अनफिट हो गए, तो पता चलता है कि हम फ़हीम अशरफ के साथ और वसीम जूनियर के साथ टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। ऐसे बॉलर जिनमें स्पार्क को जो माजी में टेस्ट क्रिकेट के होते थे, क्या करा जाए? एहसानुल्लाह भी यही जाएंगे कि मैं लीग खेलूं, ज्यादा पैसे कमाऊं, कैसे रोकें, क्या करें? देखें, ये जो आपने बात किया 2 तेज बॉलर अनफिट हो गए थे, ये नसीम शाह और रऊफ, इनकी आप फिजीक देखें ना, एक तो ये
इतनी तेज बॉलिंग करवाने के, लंबी बॉलिंग के, ये मेरा ख्याल है खुद ही देख लें कि इनकी ये कैपेसिटी है ही नहीं कि ये 20 ओवर रोज कर सकें। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि इनकी ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। ये जैसे इमरान खान और मैं और दूसरे तेज बॉलर जो रनिंग करते थे, 10-10 चक्कर लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के लगाने, फिर स्प्रिंटें लगानी, इस तरह एक्सरसाइजें करनी, ये कहाँ करते हैं। मैं एक बताऊंगा कि एक दफा मैं जो कोचिंग कर रहा था, बारिश होगी तो मैं इनको फुटबॉल फील्ड में ले गया, वहाँ रनिंग ट्रैक था, 70 मीटर की दौड़ 2 दफा लगवाई तो ये फास्ट बॉलर और बैट्समैन तमाम उल्टियां कर रहे थे। इनका इतना स्टेमिना नहीं था कि ये 2 स्प्रिंट 70 मीटर की भी लगा सकें। तो मैं ये हैरान था कि ये एक वहाँ कुक होता था गद्दाफी स्टेडियम में, वहाँ पे अकेडमी में उसको ट्रेनर बना दिया हुआ था। इस तरह की हरकतें जो पहले पीसीबी में होती रही हैं, तो इससे क्या ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो आदमी खुद करेगा तो कामयाब होगा। ये 8-7 चक्कर रोजाना लगाएं और उसके बाद फिर ये बॉलिंग भी 2 घंटे नेट में करें, जब जाके इनके स्टेमिना बनेंगे, इनकी टांगे मजबूत होंगी। देखे, टांग और कमर 2 चीजों की मजबूती फास्ट बॉलर चाहिए, वरना तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। जी। और ये एहसानुल्लाह का जिस तरीके का रनअप है, वसीम अकरम का रनअप, आपका रनअप था कि स्मूथ रनअप था, लंबी बॉलिंग कर लिया करते थे, तो एहसानुल्लाह के रनअप से लगता है अगर ये टेस्ट क्रिकेट में भी जाते हैं तो ये लंबी बॉलिंग करने की अहलियत रखते हैं। स्मूथ रनअप इनका भी मैं आपको बता दिया ना, ये खुद इनकी ट्रेनिंग टांगे मजबूत करेंगे और लंबी रनिंग के साथ करें। फिर भी एक चक्कर ऐसा लगाएं कि हल्का रनिंग करें, फिर थोड़ी तेज रनिंग करें, सांस चाट या फिर हल्की रनिंग शुरू करें, फिर उसी रुके नहीं। तो इस तरह ये अपना टांगे मजबूत और कमर मजबूत से ही इनका सब स्टेमिना भी बनेगा। और फिर जहाँ गेंद करना चाहेंगे, जिस स्पॉट पे करना चाहेंगे, शॉर्ट करना है, आगे करना है, लेंथ रखनी है, तो वो भी कंट्रोल आएगा। जी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सरफराज नवाज साहब। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको जल्दी सेहतियाब करे, क्योंकि इन टांगों को हमने पाकिस्तान के लिए बहुत लड़ते हुए देखा है, बहुत मुकाबले करते हुए देखा है। तो ये टांगे दुरुस्त होनी चाहिए। और सरफराज नवाज साहब से वैसे लोगों को पूछ भी लेना चाहिए, जो उनका इस मुल्क के लिए रोल रहा है, कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसी जिंदगी चल रही है, क्योंकि हमारे हीरोज बहुत लिमिटेड हैं और इन हीरोज की कदर होनी चाहिए, हर सतह पर होनी चाहिए। हम आपके लिए दुआ, और अनवर भाई आपकी अहलिया के लिए बहुत सारी दुआ है कि अभी वो आईसीयू में थी भाभी, जिसकी वजह से अनवर भाई आ नहीं पा रहे थे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। नहीं भाभी, हमने पहले भी दुआ कराई सबने, और आपकी बहुत सारी दुआ। आपके मेट्रो के स्पेशली शुक्रगुजार हूं कि आपने तमाम लोगों को ये मेरा मैसेज दिया और सबने दुआएं की, और माशाल्लाह से शी इज रिकवरिंग वेरी वेल नाउ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हेडलाइन ब्रेक आ गया। हेडलाइन ब्रेक के बाद आते हैं फौरी तौर पे, तो फिर आज के मैच पे भी बात करेंगे, कल के मैच पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।